देखो अपना टॉपिक चल रहा था ग्रंथियां, है ना। उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे थे। अंतःस्रावी पहली करवा दी थी मैंने आपको, पीयूष ग्रंथि। उसके बाद पढ़ी थी एड्रिनल ग्रंथि। एक लाइन बताई थी, पीयूष एक पापी था, है ना, एड्रिनल ग्रंथि। इसके बाद अपने तीसरी ग्रंथि पढ़ते हैं पैराथायराइड। हार्मोन वाली ग्रंथियां चल रही है अभी सारी की सारी। आवाज नहीं आनी चाहिए। पैराथायराइड ग्रंथि ये कहां पर होती है? हमारे गले के अंदर होती है ना। गले के अंदर ये वाली भाग है हमारी श्वसनी। ये श्वसनी में यहां तो दोनों तरफ है हमारी ग्रंथि थायराइड, आयोडीन वाली, जिसकी कमी से गलगन रोग होता है। ये सांस वाली से मारकर, इसको आप सांस वाली पाइप मान लो। गले में दो पाइप है, एक का नाम श्वसनी है, एक का नाम ग्रसनी है। श्वसनी जाती है फेफड़ों में, जिससे वायु जाएगी नाक वाली। ग्रसनी है गले वाली, सीधी वो जाएगी हमारे उदर के अंदर, अमाशय में खुलता है पेट के अंदर। एक पाइप से भोजन जाता है, एक से वायु जाती है। ये जो श्वसनी, इसके दोनों तरफ ऐसे एच आकार की, आगे यहां गले में, या तितली आकार की, अंग्रेजी वर्ड जैसे एच होता है वैसी ग्रंथि है थायराइड। थायराइड के बिल्कुल जस्ट पीछे, गले में है दोनों, थायराइड के पीछे होती है पैराथायराइड। तो इसको कहते हैं अपने अवटू, या एडम एप्पल कहते हैं इसको, टेटुआ। तो अवटू के दोनों तरफ है, इसलिए थायराइड का नाम बनता है अवटू ग्रंथि। तो पैराथायराइड का दूसरा नाम बनता है पैरा अवटू ग्रंथि। थायराइड को अवटू ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। क्यों कहते हैं? ये जो अवटू है हमारा, इसके दोनों तरफ है, अवटू के दोनों तरफ, इसलिए नाम अवटू है। अवटू के पीछे तो उसको बोलते हैं पैरा अवटू ग्रंथि। स्थिति है कहां पर? तो आप बोलोगे गले में। गले में, गले में कहां पर? थायराइड के पीछे। थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, कैसी ग्रंथि है? असंख्या की बात करें, ध्यान रखना, शरीर में सारी ग्रंथियां एक एक ही है। एक ही पीयूष ग्रंथि है, एक ही थायराइड ग्रंथि है, एक ही लिवर है, एक ही अमाशय ग्रंथि है, एक ही अग्नाशय ग्रंथि है ना, एक ही हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, एक ही तेलीय ग्रंथि है, एक ही अंडाशय है, एक ही वृषण है। जबकि पैराथायराइड ग्रंथियां हमारे गले के अंदर होती है 4, एक नहीं होती। खास बात है इसकी। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछे कि शरीर में या गले में पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी है, 4 होती है ये। ठीक है, 4 होती है, बाकी सारी ग्रंथियां एक एक है। कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी है, तो क्या छोड़ेगी? हार्मोन छोड़ेगी। इससे निकलने वाला हार्मोन है, उसका नाम है पैरा थार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन इससे निकलता है, पैराथायराइड ग्रंथि से। ये कैल्शियम के लिए बॉडी में उत्तरदायी होता है, कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करता है, घटने बढ़ने नहीं देता। जब घट बढ़ जाता तो कुछ रोग हो जाते। ये पैराथार्मोन हार्मोन क्या चीज है? 84 अमीनो एसिड, 84 अमीनो अम्लों की जटिल श्रृंखला पैराथार्मोन कहलाती है। क्या चीज होती है? प्रोटीन नाम पढ़ा होगा आपने, प्रोटीन। शरीर को अपनी संपूर्ण वृद्धि और विकास के लिए पोषक तत्व 6 चीज, इसमें एक का नाम आता है प्रोटीन। घाव भरवाता है, टूटी फूटी घायल कोशिकाओं को मरम्मत करता है, शरीर की वृद्धि विकास करवाता है प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनती है? प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है अमीनो अम्ल। प्रोटीन नाइट्रोजन प्रोडक्ट है। हम खेतों में क्या करते हैं? उर्वरक डालते हैं ना। जैसे खेतों के अंदर हमने यूरिया डाली, यूरिया ये होती है NH2CONH2। ठीक है, यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होती है, तो उर्वरक है इसलिए डाल रहे। क्यों डाल रहे? जब हम खेतों में यूरिया डालेंगे, यूरिया से पौधे को मिलेगी नाइट्रोजन। पौधों की जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। और राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन से क्या बना? नाइट्रेट बना लेगा। नाइट्रेट से बनेगा अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। इसी अमीनो अम्ल से बनती है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन निर्माण में सहायक अम्ल कौन सा है? ये अमीनो अम्ल है। अम्ल होता है ना, जैसे नींबू के अंदर तो आप कहते हो सिट्रिक अम्ल, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल, ऐसे है ना, ऐसे अमीनो अम्ल से बनती है प्रोटीन। तो अमीनो अम्ल की 84 अमीनो अम्ल मिला दो, जैसे ये अमीनो अम्ल का एक अणु, फिर ये 2 3 4 ऐसे करके 84 84 अमीनो अम्लों की लंबी जटिल कड़ी श्रृंखला पैराथार्मोन हार्मोन कहलाती है। ये बात बताई थी एक बंदे ने जिसका वैज्ञानिक का नाम था कोलिप। वैज्ञानिक का नाम था कोलिप। कोलिप नाम के वैज्ञानिक ने यह बात बताई कि 84 अमीनो अम्लों की जटिल श्रृंखला है ना,
वो होती है पैराथार्मोन। इसलिए पैराथार्मोन को कोलिप का हार्मोन भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है किस हार्मोन को कोलिप का हार्मोन कहा जाता है? पैराथार्मोन को। या कोलिप के हार्मोन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? पैराथायराइड ग्रंथि करती है। क्या काम करता है पैराथार्मोन? कैल्शियम का कंट्रोल करता है। कैल्शियम के स्तर का नियंत्रण करता है। कैल्शियम से रिलेटेड है ये। कैल्शियम कहां होता है? हड्डियों में होता है, दांतों में होता है। तो ये कैल्शियम है ना, उसको घटने बढ़ने नहीं देता है। कैल्शियम के विरुद्ध ये कार्य करता है। कैल्शियम घट गया तो क्या होगा? हड्डियां कमजोर हो जाएगी, मुड़ने लग जाएगी, कटक कट की ध्वनि भी आएगी, हड्डियों में दर्द होगा, उसको रोके टिटेनी रोग। कैल्शियम अगर हड्डियों में ज्यादा हो गया तो हड्डियों में छेद हो जाएंगे, रिस रिस के कैल्शियम के तंतु बाहर आएंगे, तो अस्थि छिद्रता रोग हो जाता है ना। तो ये सारे काम इसी के है। इतनी बात समझ में आई? अब मान लो ये पैराथार्मोन है तो ये क्या करेगा? कैल्शियम का मान लो पैराथार्मोन की तो होगी कमी, तो कैल्शियम का नियंत्रण होगा क्या? तो बताओ पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से कैल्शियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं बोल दूं मान लो आपकी बॉडी में पैराथार्मोन की हो गई कमी और पैराथार्मोन की होगी वृद्धि, तो क्या काम होगा? देखो सुनो, ये पैराथार्मोन हार्मोन है, ये बॉडी में है तो ये कैल्शियम को कंट्रोल करके रखेगा, इसे ना घटने देगा ना बढ़ने देगा, इसे कंट्रोल करके रखेगा। पैराथार्मोन है तो कैल्शियम कंट्रोल नियंत्रण में रहेगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं। अब पैराथार्मोन की जो होगी कमी, पैराथार्मोन होता तो कैल्शियम को कंट्रोल करके रखता, पैराथार्मोन की जो कमी होगी तो बॉडी में कैल्शियम बढ़ जाएगा, नियंत्रण नहीं कर पाएगा तो कैल्शियम बढ़ जाएगा बॉडी में। मतलब पैराथार्मोन हार्मोन की कमी, तो इसका मतलब है कैल्शियम की वृद्धि। कैल्शियम की पैराथार्मोन है तो कैल्शियम को कंट्रोल करेगा, पैराथार्मोन है तो कैल्शियम को कंट्रोल करेगा। पैराथार्मोन तो है ही नहीं, तो पैराथार्मोन घट गया तो कैल्शियम कंट्रोल कोई करेगा नहीं, कैल्शियम बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। तो पैराथार्मोन की कमी तो कैल्शियम की वृद्धि। अच्छा, पैराथार्मोन की होगी अगर वृद्धि, तो पैराथार्मोन का काम क्या है? पैराथार्मोन का काम है कैल्शियम के स्तर का नियंत्रण करके रखना। पैराथार्मोन होता तो नियंत्रण करके रखता, नियंत्रण किया, बढ़ने नहीं दे रहा। पैराथार्मोन की वृद्धि होगी तो नियंत्रण भी ज्यादा कर देगा, ज्यादा कर देगा तो बॉडी में कैल्शियम घट जाएगा। तो उल्टा है, पैराथार्मोन की कमी तो कैल्शियम की वृद्धि, पैराथार्मोन की वृद्धि तो कैल्शियम की। कैल्शियम की कमी से हड्डियां मुड़ने लग जाएगी और इस रोग को नाम देते हैं टिटेनी रोग। पैराथार्मोन की कमी होगी तो बॉडी में कैल्शियम बढ़ जाएगा, और ऐसी हड्डी है, ये हड्डी के अंदर ऐसे कैल्शियम के तंतु पड़े, ऐसे कैलोजन, कैल्शियम में होना चाहिए हड्डियों के अंदर। अगर कैल्शियम हो गया ज्यादा तो जो बड़ा हुआ कैल्शियम है ना, वो हड्डी के अंदर से छेद कर देगा ऐसे, क्योंकि ज्यादा कैल्शियम तो हड्डियों में रह नहीं सकता। ये कैल्शियम ठीक ठाक होना चाहिए, हड्डियों में ज्यादा हो गया तो हड्डी में खुद ही ऑटोमेटिक छेद जाएंगे और कैल्शियम के तंतु रिस रिस कर बाहर आएंगे। हड्डियों में छेद होना तो रोग होता है अस्थि छिद्रता। हड्डी मतलब अस्थि, अस्थि छिद्रता रोग, इंग्लिश में कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो मतलब अस्थि, हड्डियों का अध्ययन करना बताया था ना, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोपोरोसिस डिजीज कहते हैं इंग्लिश में। तो पूछेंगे पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप बोलोगे अस्थि छिद्रता या फिर ओस्टियोपोरोसिस। पैराथार्मोन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो आप बोलोगे टिटेनी रोग। टिटेनी क्या? हड्डियां मुड़ने लग जाएगी, तो कैल्शियम होना चाहिए, इसलिए दूध का सेवन करो, है ना। रात को सोते टाइम अगर आप दूध पीते हो, खाना खाने के बाद में, है ना, सोते टाइम दूध पीते हो, नींद अच्छी आती है ना, नींद अच्छी आती है, कैल्शियम बना रहता है। महिलाओं में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, दूध का सेवन नहीं करती, तो कई महिलाओं के अंदर क्या होता है, मासिक चक्कर, है ना, मेनार्की साइकिल से पहले या मेनार्की साइकिल के बाद में सफेद रंग के तरल का स्त्रावण होता है, वो यही समस्या होती है, व्हाइट डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है ना। तो वो ये समस्या होती है, कैल्शियम का कारण होता है बॉडी में। तो कैल्शियम अच्छा होना चाहिए हड्डियों के अंदर, ठीक है, इतना ही काम है इसका, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, एक चीज और इधर देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष, इसलिए उसको मास्टर ग्रंथि या प्रधान ग्रंथि कहते हैं।
एक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि पैराथायराइड है जिसका नियंत्रण पीयूष नहीं करती, बाकी सबका करती है। पैराथायराइड का नियंत्रण करती है थायराइड ग्रंथि, क्योंकि जिस चीज को पैराथायराइड घटाती है ना उसको थायराइड बढ़ाती है, जिसको पैराथायराइड घटाती है उसको थायराइड बढ़ाती है, जिसको थायराइड घटाती है उसको पैराथायराइड बढ़ाती है, उल्टा काम करती है। एक ने घटाया एक ने बढ़ाया तो कंट्रोल हो गया, दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लो किसी के पास 0 रुपए है, एक के पास 10 रुपए है, दोनों कंट्रोल करना है। इसने थोड़ा सा इसका नुकसान हुआ, ये 5 रुपए पे आ गया, इसने थोड़ी सी मेहनत की, ये 5 रुपए पे आ गए, दोनों बराबर हो गए ना। एक ने घटा के नियंत्रण किया, एक ने बढ़ा के नियंत्रण किया, तो पैराथायराइड के विरुद्ध तो काम कर ही रही है थायराइड, तो पीयूष की जरूरत कहां है ही नहीं। तो नोट लगा के लिख लो, पैराथायराइड ग्रंथि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि नहीं करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैराथायराइड ग्रंथि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि नहीं करती है, पीयूष ग्रंथि नहीं करती है। तो क्या पूछेंगे, किस अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि नहीं करती है? पैराथायराइड का नहीं करती, बाकी सबका करती है। ये होगी आपकी पैराथायराइड ग्रंथि। एक ही हार्मोन है, कमी से रोग वृद्धि से रोग दोनों पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं अपनी इसके बाद में आगे वाली, पीयूष ए पापी, तो पीयूष खुद ग्रंथि, ए से एड्रिनल ग्रंथि, पापी से पैराथायराइड ग्रंथि, पापी पी से बनेगी पिनियल काय, पिनियल काय बोल दो, पिनियल कोश बोल दो। हाँ, वही चीजें हैं कि स्थिति है ना कहां पर पाई जाती है, ये होती है यहां पर। शिव जी की फोटो में 30 आंख देखी होगी, बस वो पिनियल काय होती है, हम सबके अंदर ही होती है 30 आंख। कहते हैं गुस्सा मत दिला, मेरी 30 आंख खुल जली, सबकी तीसरी आंख है। 2 हमारे तो क्रियाशील नेत्र जो बाहर काम कर रहे हैं, एक आंख अंदर है, वो अंदर की जो जनता है ना उससे काम करवा रही है। अभी समझना आप कैसे, कहां पर होती है, ये होती है अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में होती है, ये माथे के अंदर होती है। कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी है, तो क्या छोड़ेगी, हार्मोन छोड़ेगी। ठीक है, तो पेपर में पूछेंगे पिनियल काय ग्रंथि का संबंध शरीर के किस अंग से है, मस्तिष्क से है। हाँ, हार्मोन, इससे निकलने वाला हार्मोन होता है मिलेटोनिन। मिलेटोनिन हार्मोन, ये मिलेटोनिन हार्मोन क्या है, इसके कारण एक वर्णक भी होता है, त्वचा का वर्णक नाम सुना होगा, मेलानिन वर्णक, त्वचा का रंग मेलानिन कारण बनता है। मिलेटोनिन क्या करता है, इस त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। ये जो वर्णक होता है ना मेलानिन, किसी की त्वचा है ना सांवली होती है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है ना, ये सब काम किसके, ये मेलानिन वर्णक है। मिलेटोनिन हार्मोन काम क्या करता है, इस हार्मोन के कारण है ना हमारे शरीर पर एक तो काले रंग के चकते बनते हैं, तिल कहते हो जिसको आप, तिल। जितना हार्मोन कम निकलेगा उसकी बॉडी उतनी कम तिल होंगे, जितना ज्यादा निकलेगा उतने ज्यादा तिल होंगे। तो किस हार्मोन की अधिकता शरीर पर काले रंग के चकते बन जाते हैं, इसी हार्मोन कारण बनते हैं। ये हार्मोन का काम क्या क्या देखो, कार्य। पहला कार्य है, इस हार्मोन के कारण शरीर पर काले रंग के चकते बन जाते हैं, बागड़ी अपने तिल कह देते हैं। इस हार्मोन के कारण शरीर पर काले रंग के चकते बन जाते हैं, चकते, काले रंग के चकते बनते हैं। अच्छा, और काम क्या है, उठने जागने के चक्कर का निर्धारण यही करता है, दैनिक जीवन का नियमन ले। कैसे, अभी पढ़ेंगे। उठने जागने के चक्र का निर्धारण, या फिर दैनिक जीवन बोल दो, डेली रूटीन में हम जो काम करते हैं वो यही काम करवाता है। दैनिक जीवन के लय का, लय बोल दो या नियमन बोल दो, निरंतरता बोल दो, डेली जो हम काम करते हैं, जीवन की लय का निर्धारण भी यही करता है। एक और इसका काम भी है, अंधे लोगों में हार्मोन ज्यादा होता है। हाँ, 2 हार्मोन है, मिलेटोनिन तो हार्मोन है, मेलानिन वो वर्णक है। मेलानिन त्वचा का रंग,
किस वर्णक के कारण? मेलानिन, जैसे मानव मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम, गहरा पीला रंग तो बिलुरुबिन, है ना, पेड़ पौधों की पत्तियों का तो पर्णहरित, मानव रक्त का लाल रंग तो हीमोग्लोबिन। ऐसे वर्णक है। मेलानिन वर्णक या मेलेटोनिन हार्मोन है दोनों त्वचा के लिए। अंधे लोगों में हार्मोन ज्यादा होता है। अंधे लोगों में सामान्य मनुष्य की तुलना में निषेचन करने की क्षमता अपार होती है। अंधे लोग हैं वो तीव्र गति से अधिक समय तक निषेचन कर सकते हैं। हार्मोन की अधिकता होती है इसके कारण, इसके मेलेटोनिन हार्मोन की। अब देखो काम कैसे होता है। ये जो है ना पिनियल काय ग्रंथि, ये यहां पर है। बाहर तो हमारे दो आंखें, दो नेत्र काम करें, क्रियाशील है। एक नेत्र हमारा अंदर है, वो भी क्रियाशील ही है, पर वो अंदर की जनता के लिए। तो इसको मानव शरीर की तीसरी आंख कहते हैं। पिनियल काय ग्रंथि को कहते हैं शरीर की तीसरी आंख या तीसरा नेत्र। मानव शरीर की तीसरी आंख किसे कहते हैं, या मानव शरीर का तीसरा अक्रियाशील नेत्र किसे कहते हैं? इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं शरीर की जैविक घड़ी, जीती जागती घड़ी कहते हैं इसे। लाइव वॉच की संज्ञा दी जाती है। क्यों कहते हैं? देखो, अगर आप रूटीन में 10 बजे अगर खाना खाते हो, तुरंत आपकी बॉडी 10 बजे आपको बता देगी कि भूख लगी, दिया खाना ले आओ। खाना खाने के बाद रूटीन में अगर कोई चाय पीता है तो तुरंत वो कहीं भी हो, भले कई होते हैं ना खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, आदत होती है कईयों की, तो वो विवाह में हो चाहे मर्द हो, खर्च हो, बन कोई मतलब को नहीं, वो कहीं भी चले जाएं, ठीक है ना, वो खाना खा लेंगे, वो फिर टोपी ढूंढ तो फिर कटे सी चावल जुगाड़ चाला, आदत है उसकी, है ना। और शाम को जैसे मान लो आप रूटीन में 10 बजे खाना खाते हो, 9 बजे खाते हो, 8 बजे, तो 8 बजे आपको भूख लग जाएगी। जो खाना 12-1 बजे खाता है सुबह वाला, उसको 10 बजे भूख लगेगी नहीं, वो 12-1 बजे खाएगा। रूटीन में अगर आप 10 बजे सोते हो तो 10, 10:30, जैसे आप काम करके रूटीन आपका सोने का 10, 10:30, उस समय आपको नींद आने लग जाती है। रूटीन में अगर आप 7 बजे उठते हो तो आपकी आंख सोते खुल जाएगी। ये घड़ी है, अंदर बैठी है एक, वो बता रही है टन, अब 10 बज गए भाई, खाना खा ले, अब चाय पी ले, है ना, अब सो जा, अब उठ जा। ये सारे काम कौन करवा रही है? ये अंदर की घड़ी है, जीती जागती घड़ी है, इसमें टाइम चल रहा है, वो बता रही है। ये हमसे काम है, नोटिस कर लेना, अगर आप रूटीन में रोज 7 बजे उठते हो, 7 बजे उठने वाले मनुष्य को अगर 4 बजे उठना हो तो उसको अलार्म लगानी पड़ेगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 या 4 दिन 7 बजे उठने वाला मनुष्य 3 या 4 दिन अगर 4 बजे उठ जाए, 5वें दिन भले ही अलार्म ना बजे, आपकी 4 बजे एक बार आंख जरूर खुलेगी। वो अलग बात है सर्दी का मौसम है तो मुंह को जो करके सो देर जाए मियां, आंख जरूर खुली। कई होते हैं ना कि 4-5 बजे आंख खुल जाती है, नींद आई नहीं है, पाड़ो ऐसे बस पड़े आई है, बेड़ा यार जाएगी मां। तो ये रूटीन में काम होता है, ये घड़ी करवाती है हमसे, जीती जागती घड़ी है ये सारे काम हमसे रूटीन में करवा रही है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है मानव शरीर की जैविक घड़ी, लाइव वॉच की संज्ञा देते हैं, या तीसरी आंख है जो अंदर की जनता की देखभाल कर रही है, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन है इसके देखो, तो समझ में आया सारे काम इसके नाम कैसे पढ़ते? धर्मपाल जाओ इधर देखो, तो क्या पूछेंगे? पिनियल काय ग्रंथि का संबंध शरीर की किस अंग से है? अगर मस्तिष्क है। पिनियल काय ग्रंथि से कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? या यूं पूछेंगे मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? किस हार्मोन की अधिकता शरीर पर काले रंग के चकत्ते बन जाते हैं? दैनिक जीवन के नियमन तथा लय का निर्धारण कौन सी ग्रंथि करती है? उठने जागने के चक्कर का निर्धारण कौन सी ग्रंथि करती है? मानव शरीर की तीसरी आंख किसे कहते हैं? मानव शरीर की जैविक घड़ी किसे कहते हैं? इतना ही काम है, दैनिक जीवन का निर्धारण करती है बस, और इसका कोई काम नहीं है। उतार लिया? चलो, पीयूष ए पापी था से थायराइड, था से थाइमस, 2 ग्रंथियां बची हुई है हमारी, थायराइड और थाइमस, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। कहां पाई जाती है? गले में होती है। गले में कहां? ये अवटो के दोनों तरफ है, इसलिए नाम क्या है? अवटो ग्रंथि है। इंग्लिश में कहते हैं थायराइड, हिंदी में क्या कहते हैं? अवटो ग्रंथि। स्थिति कि कहां पर पाई जाती है? गले में। गले में कहां पर? ये श्वसनी के दोनों तरफ होती है, सांस वाली पाइप के दोनों तरफ।
श्वसनी के दोनों तरफ। कैसी होती है ये? ऐसे मान लो श्वसनी है ना, ये आपकी सांस वाली पाइप, ये कुछ इस प्रकार की होती है ऐसे। ये तितली के जैसे कुछ शेप बन जाती है, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला का एच के जैसा दिख रहा है कुछ दोनों तरफ ऐसे, तो एच आकार की बोल दो या फिर तितली आकार की बोल दो। संरचना आकार पूछ लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के एच आकार की ग्रंथि कौन सी है या तितली आकार की ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। एच आकार या फिर तितली के जैसी होती है। कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी है। क्या छोड़ेगी? हार्मोन छोड़ेगी। इससे निकलने वाला हार्मोन वो है थायरोक्सिन, जिसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन किसको कहते हैं? ये जो आयोडीन होता है ना, हमारी यह धातु पढ़ा हुआ, नमक के अंदर आयोडीन है, सुना होगा ना, क्या आपके नमक में आयोडीन है? क्या है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, ऐसे आते हैं ना वो यही आयोडीन है धातु है हमारी, सबको पता है, चमकीली है धातु होती है। आयोडीन के साथ में, ऐसे मत लिखो, आयोडीन के साथ यानी आयोडीन युक्त, आप आयोडीन के साथ मिला दो अमीनो अम्ल, उसका नाम थायरोक्सिन है। आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल को, आयोडीन के साथ अगर अमीनो अम्ल है तो उसका नाम थायरोक्सिन है। देखो खाली 84 अमीनो अम्ल है तो वो पैराथार्मोन हार्मोन है। 84 अमीनो एसिड है तो वो पैराथार्मोन है। अमीनो अम्ल के साथ में आयोडीन हो रहे तो उसका नाम थायरोक्सिन है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है, आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल किस हार्मोन को कहा जाता है? थायरोक्सिन को। शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? थायरोक्सिन। कौन सी ग्रंथि में आयोडीन पाया जाता है? थायरोक्सिन। अच्छा, खास बात क्या है? खास बात यह है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष, मटर के दाने जैसी छोटी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछे तो थायराइड है, लीवर नहीं है। लीवर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, मतलब लीवर एंजाइम छोड़ने वाली बड़ी है। हम एंजाइम वाली थोड़ी बात कर रहे हैं, हार्मोन की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, छोटी तो पीयूष, बड़ी पूछो थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी यानी हार्मोन छोड़ने वाली बड़ी कौन है? वो कौन है? थायराइड है। एंजाइम छोड़ने वाली बड़ी है ना, वो लीवर है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग वो भी लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि वो भी लीवर है। 1.5 से 2 किलो का होता है लीवर, यकृत ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। ये खास बात है इसकी, ठीक है। अच्छा, इस हार्मोन की कमी वृद्धि से बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे वो पढ़ लेते हैं। रोग के नाम पूछ लेते। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की वृद्धि से कौन सा रोग होता है? सिंपल सी बात देखो, छोटी सी बात सुनो। थायरोक्सिन हार्मोन मतलब आयोडीन। आयोडीन है तो थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है तो आयोडीन है। तो थायरोक्सिन हार्मोन कमी, आयोडीन की कमी। थायरोक्सिन का दिखता तो आयोडीन की दिखता। हार्मोन घटेगा तो आयोडीन घटेगा, हार्मोन बढ़ेगा तो आयोडीन बढ़ेगा। सिंपल सी बात। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी ना तो देखो काम कैसे होता है। प्रोसेस थोड़ी लंबी, इतनी गहराई से आपसे पूछेंगे नहीं, फिर भी आपको समझाता हूं। देखो, ये जो आपकी पीयूष ग्रंथि है ना, ये एक बंदा भेजती है जिसका नाम है TSH हार्मोन है। ये भी एक इतना गहरा आपसे पूछेंगे इसलिए मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। TSH होता है, MSH होता है, ठीक है। ये TSH ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको, थायराइड प्रेरक हार्मोन। यानी पीयूष ग्रंथि से जो बंदा निकलेगा ना, हार्मोन निकलेगा TSH, ये जाएगा इसके पास, थायराइड के पास। इसको जाकर बोलेगा हार्मोन छोड़। ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन छोड़ने की ऑर्डर कौन देगा? पीयूष ही देगी। सारी ग्रंथि से पीयूष ही काम करवा रही है। यानी पीयूष है ना, यूं मान लो कि हाइपोथैलेमस तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि है, वो तो मानव शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस सीधे मुंह किससे बात नहीं करता है, हेडमास्टर, उसने अपना एक असिस्टेंट रखा हुआ है। हाइपोथैलेमस को जो भी काम करो उसका एक असिस्टेंट है, उसका नाम पीयूष है। तो पीयूष को बोल देगा तो सवाल आगे, मुझे पता नहीं। अब सारी ग्रंथियों को आगे कंट्रोल कौन कर रही है? पीयूष। तो पीयूष एक हार्मोन भेजेगी TSH, ये इसके पास जाकर बोलेगा थायराइड को, यहां आएगा गले में कि क्या समस्या तेरे को पता नहीं क्या बॉडी में आयोडीन की कमी हो रही है, हार्मोन छोड़। अब मान लो आपके भोजन में आयोडीन की कमी है तो आपकी बॉडी में आयोडीन नहीं है।
आयोडीन है, थायरोक्सिन नहीं बनेगा। अब थायरोक्सिन जब बन ही नहीं रहा तो बेचारी थायराइड छोड़े कहां से? अब हार्मोन तो नहीं निकलेगा, नहीं निकला। पीयूष ग्रंथि को फिर पता चला कि बॉडी में थायरोक्सिन कमी हो रही है, फिर बंदा भेजेगी टीएसएच, वो जाएगा इसके पास, थायरोक्सिन के पास, सॉरी थायराइड के पास, जाकर बोलेगा तेरे को पहले कहा था ना हार्मोन छोड़। अब भी हार्मोन नहीं निकलेगा, बॉडी में आयोडीन नहीं है। अब बॉडी में आयोडीन है नहीं तो हार्मोन तो निकलेगा नहीं, पर टीएसएच का जिससे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ना थायराइड पे, हार्मोन छोड़ हार्मोन छोड़, थायराइड ग्रंथि बेचारी खुद दबाव के कारण क्या होगी, फूल जाएगी। जैसे आप पे को ज्यादा प्रेशर डालता है आप होता है ना, वैसे ये क्या होगी, डर के मारे इसमें सूजन पैदा हो जाएगी, खुद फूल जाएगी, फूल कर थायराइड ग्रंथि लटक कर गले में बाहर आ जाएगी। गला लटक कर बाहर आया तो नाम पड़ा गलगंड रोग। समझ आया कैसे रोग होता है? ऐसे होता है, सीधा नहीं है कि इसकी कमी से होगा, कमी से नहीं, इसका दबाव पड़ता है तो आयोडीन है नहीं, इस वजह से काम हो जाता है, तो इसकी कमी से रोग होता है, वो होता है गलगंड रोग। गलगंड को हिंदी में एक और नाम देते हैं घेंगा, घेंगा रोग। ये ना बोलो, इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्वाइटर रोग, ग्वाइटर डिजीज कहते हैं, ग्वाइटर रोग बोल दो। तो नीचे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, यह भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। पेपर में ऐसे भी आ जाता है, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड रोग होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन कमी से, तो गलगंड ही वहां होता है क्योंकि आयोडीन उधर ही तो है सारा। तो दूसरी लैंग्वेज ये बन जाती है, भोजन में आयोडीन की कमी से, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? और क्या हो सकता है? अगर बच्चों के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, बाल्यावस्था बच्चों के अंदर, तो ऐसे बच्चों का बौद्धिक विकास रुक जाता है, बौद्धिक विकास रुक जाता है, भोले होते हैं, आईक्यू नाम की चीज नहीं होती है ना। तो इसको कहते हैं अवटु वामनता या जड़ मानवता रोग कहते हैं। तो बच्चों में अगर आयोडीन की कमी, थायरोक्सिन हार्मोन कमी हो जाए तो बच्चों का बौद्धिक विकास रुक जाता है, इसे अवटु वामनता या फिर जड़ मानवता कहते हैं। ठीक है, ये क्या समस्या होती है? आईक्यू नहीं होता उन बच्चों का, भोले होते, क्या देखा हुआ ना, भोले होते। तो होता क्या ये अवटु वामनता क्या है? लिखना चाहो तो लिख लो, इस रोग में बच्चों का बौद्धिक विकास रुक जाता है, इस रोग में बच्चों का बौद्धिक विकास रुक जाता है, बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, आईक्यू लेवल स्ट्रांग नहीं होता इनका, फिर ये समस्या होती है। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड, नहीं आया तो घेंगा, ये भी नहीं आया तो ग्वाइटर, ये भी नहीं आया तो अवटु वामनता, ये भी नहीं आया तो जड़ मानवता। ये तो है कमी से, आयोडीन की कमी या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी। ज्यादा हो गया तो ज्यादा आयोडीन भी घातक है, हड्डियों में कैल्शियम कम है तो घातक है, कमजोर हो जाएगी। ज्यादा है तो ही घातक है, ना ही कम होना चाहिए, ना ही ऐसे, ना ही आयोडीन कम होना चाहिए, ना ही ज्यादा होना चाहिए। नोट कर लिया? इसको रफ कर रहा हूं, उधर फिर ज्यादा जगह नहीं है ना, फिर ये कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए रफ कर रहा हूं। अब पढ़ते वृद्धि से। अगर हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन की वृद्धि तो फिर आयोडीन की भी, तो ये प्रभाव पड़ता है आंखों पर। कमी से तो गले की थायराइड ग्रंथि यानी गला फूल कर लटक कर बाहर आ जाएगा, ज्यादा हो गया आंखें फूल कर लटक कर बाहर आ जाएगी, नेत्र गोलक चौड़े हो जाएंगे। ये बाहर दिखाई दे रहा है जो नेत्र गोलक, इसका व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। सामान्य सबकी आंखें इतनी होती है, हमारी इंडिया वालों की बात कर रहा हूं। ठीक है, सामान्य आंखें जो है ना, जो जीन पे डिपेंड करता है ना, अब चाइना वाला है वो अलग दिखेगा, हमें वो अलग दिखेगा, बाकी तो खुले ही को नहीं। ठीक है, वो अलग बात है, तो उनका जीन ऐसा है, डीएनए ऐसा है, हमारी डीएनए अलग है। तो जो अगर वृद्धि हो गई, ये नेत्र गोलक हो जाएगा चौड़ा, आंखें फूल कर लटक कर बाहर आ जाए। जैसे आप किसी को डराओगे ना आंखें निकाल के, ऐसे उस बंदे की सामान्य लगेगी आंखें। कोई देखा होगा ऐसा लड़का जिनकी आंखें मोटी मोटी होती है, बाहर की तरफ निकली होगी, ऐसी बड़ी बड़ी लगेगी। सामान्य आपको, आप देखोगे ना, आपको लगेगा भाई मेरे को डरा रहा है, भाई डरा नहीं रहा, भाई का काम ऑनलाइन है पहले से ही है ही ऐसा, बेचारे का करे क्या। तो आंखें फूल कर बाहर निकली तो वो आंखों का घेंगा, गला फूल कर बाहर निकला, गले का घेंगा, क्या बोला? गलगंड। तो ये फिर आंखों का घेंगा है, तो आंखों के घेंगे को बोलेंगे नेत्रोत्सेंदी घेंगा।
अब घेंगे को नाम क्या बोला हमने? ग्वाइटर। वो गले का घेंगा है तो ग्वाइटर, ये आंखों का घेंगा है, इसको कहते हैं टॉक्सिक ग्वाइटर। इंग्लिश में बोल देते टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक ग्वाइटर रोग ये क्या होता है? ये टॉक्सिक ग्वाइटर रोग होता है। इस रोग में नेत्र गोलक चौड़े होकर लटक कर बाहर की ओर निकल आते। ठीक है, ये आंखों का घेंगा, आयोडीन ज्यादा तो आंखों का घेंगा, आयोडीन कम तो गले का घेंगा। ये रोग हो सकता है एक। तो ये ना हुआ तो अगर थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा निकले तो आयोडीन ज्यादा हो जाएगा। जितना आयोडीन ज्यादा है ना, वो आयोडीन सारा का सारा थायराइड ग्रंथि के अंदर है ना, इस दाने से बन के जमा होने चालू हो जाएंगे गले के अंदर। आयोडीन ज्यादा हो गया ना, वो ग्रंथि के अंदर चिपकने लग जाएगा। तो आयोडीन गले के अंदर है ना, थायराइड ग्रंथि पर छोटी छोटी गांठें बन जाएगी इसे आयोडीन की। उस रोग को कहते हैं पलूमर रोग। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पलूमर रोग। क्या होता है पलूमर रोग? इस रोग के बारे में आपको जानकर रखने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछेंगे। मैं जानकर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से रोग याद हो जाएगा। अच्छा, इस रोग में ये समस्या होती है, इसलिए बता रहा हूं। इस रोग में थायराइड ग्रंथि पर गांठें बन जाती है, गांठें। तो आयोडीन इकट्ठा होगा ना, वो थायराइड ग्रंथि के अंदर दाने से ऐसे बन जाएगी ऐसे। तो श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा हो जाएगी, बहुत सारी गांठें बन जाती है। ये थी थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, सबसे छोटी पीयूष है। कहाँ होती है? गले में होती है। थायराइड ग्रंथि में कौन सी ए धातु पाई जाती है? तो आयोडीन। या शरीर की किस ग्रंथि में आयोडीन पाया जाता है? थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? थायरोक्सिन। कमी से रोग और वृद्धि से रोग आपके सामने सारे। ठीक है, ये थी थायराइड ग्रंथि। अब पढ़ते हैं लास्ट। पीयूष खुद एक ग्रंथि है। ए से एड्रिनल ग्रंथि, पापी तो पैराथायराइड और पिनियल का था से थायराइड, था से एक और ग्रंथि बनती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस थाइमस ग्रंथि। इसके अलावा और भी है हार्मोन छोड़ने वाली, मैंने आपको बताई थी, है ना। मादा के अंदर हार्मोन छोड़ने वाली अंडाशय ग्रंथि। पेपर में कई बार आ जाता है कौन सी? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पीयूष ए पापी था, ये तो है ना। इसके अलावा दो अलग है, वो जनन तंत्र में पढ़ेंगे अपनी। अंडाशय ग्रंथि नर के अंदर हो जाएगा, टेस्टिस यानी कि वृषण ग्रंथि। एक और भी है बड़े वाली पैराथायराइड है ना, जो हेडमास्टर ग्रंथि, वो भी अंतःस्रावी है, उससे भी पैराथार्मोन निकलता है, पर वो सुपरिटेंडेंट कमांडर है बॉडी का। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि होती है बूढ़े लोगों के अंदर खत्म हो जाती है। यह होती है छाती में, जो आपका हृदय है ना बिल्कुल पास में, उसके छाती के अंदर ग्रंथि पाई जाती है थाइमस। बुढ़ापे में खत्म हो जाती है, इसलिए इसको बुढ़ापे ग्रंथि कहते हैं। बुढ़ापे में नष्ट होती है, बुढ़ापे में नष्ट होने वाली ग्रंथि, इसलिए इसका नाम है बुढ़ापे की ग्रंथि। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है किस ग्रंथि को बुढ़ापे की ग्रंथि कहते हैं? थाइमस को कहते हैं। कहां पाई जाती है स्थिति? छाती में होती है। कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी है। तो क्या छोड़ेगी? अंतःस्रावी है तो हार्मोन ही छोड़ेगी। इससे निकलने वाला हार्मोन है थाइमोसिन हार्मोन। क्या करते हैं ये? क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। रोग वो का काम है, इसका काम क्या है? इसका लंबी प्रोसेस है इसकी। आप पढ़ते हो कि कौन सी रुधिर कणिका शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करवाती है? तो सबको पता है WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना। WBC नाम देते हो, ये रोगों से लड़ने काम करती है ना। ब्लड में पढ़ाई थी मैंने आपको, प्लाज्मा, RBC, WBC। तो WBC का काम है रोगों से लड़ने का। WBC भी आगे अलग अलग टाइप की होती है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इयोनोसोफिल्स है, ऐसे। ये WBC सीधा रोगों से लड़ने लड़ती है, तो काम होता है कुछ अलग प्रकार से। कैसे? ये जो आपका हृदय है, छाती,
इसके पार्श्व भाग में एक ऐसी द्विपलित ग्रंथि है, इस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस जो ग्रंथि है ये एक बंदा भेजेगी, उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन हार्मोन निकलेगा। हार्मोन किस में घुलते हैं? खून में। एंजाइम किस में घुलते हैं? सब ब्लड में काम करते हैं। हार्मोन तो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं क्योंकि नलिका ही नहीं होती। एंजाइम है वो भाई इस तरह नलिका होते हुए बाहर से घूम कर आते हैं, इसलिए भाई इस तरह भी कह देते हैं। मिलते दोनों ब्लड में ही काम करते हैं, हार्मोन ब्लड में ही काम करते हैं, एंजाइम। थाइमस ग्रंथि से एक बंदा निकलेगा जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन जाएगा डब्ल्यूबीसी के पास। मान लो जैसे आपने खाना खाया तो उसमें कोई बैक्टीरिया चले गए, कोई जीवाणु चले गए, विषाणु चले गए, सांस लिया, नाक से गए या मुख से गए, दो बार से माध्यम में जाने के, या फिर कोई गाँव वगैरह उससे जा सकते हैं। मान लो भोजन के साथ कोई बैक्टीरिया जीवाणु चले गए 5-7, तो जैसे ही आपकी पीयूष ग्रंथि तुरंत बॉडी पे ध्यान रखती है, इसे ऊपर बैठी सब ग्रंथि काम करे। जैसे जीवाणु चले गए पीयूष ग्रंथि बंदा भेजेगी, तुरंत बंदा आएगा इसके पास, थाइमस के पास कि हाँ क्या कर रहे हो भाई, बैक्टीरिया आगे बॉडी में, नुकसान होगा, चलो। थाइमस ग्रंथि अब बंदा भेजेगी थाइमोसिन हार्मोन नाम का, वो जाएगा डब्ल्यूबीसी के पास। कौन सी डब्ल्यूबीसी? अलग अलग टाइप है, सारे अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप याद रख लेना इतने। वैसे लिम्फोसाइट नाम है, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है, वो रोगों से लड़ती है, बाकी नहीं लड़ती। इसका काम होता है लड़ने का। इसमें भी अलग अलग होते हैं, टी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट होती है। इनमें जो टी लिम्फोसाइट है वो लड़ती है। अब डब्ल्यूबीसी थाइमोसिन हार्मोन जाकर बोलेगा डब्ल्यूबीसी, कोई बैक्टीरिया आगे, क्या कर रहे, जाओ लड़ो। अब डब्ल्यूबीसी निकलेगी लिम्फोसाइट, जाकर बैक्टीरिया से लड़ेगी। अगर डब्ल्यूबीसी की आप संख्या अधिक हुई तो बैक्टीरिया से लड़कर उनको नष्ट कर देगी, तब तो आप पर रोग फैलेंगे नहीं। और अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, इम्यूनिटी डाउन है, डब्ल्यूबीसी कम है, तो डब्ल्यूबीसी लड़ती लड़ती बेचारी खुद ही वहां शहीद होगी। अब बैक्टीरिया आप पर क्या करेंगे, वहां पर अटैक कर देंगे। इसलिए डॉक्टर कहते हैं ना, कोरोना काल में एक नाम आता था कि जिसकी इम्यूनिटी बढ़ी है उस पर जल्दी से कोरोना हावी नहीं होता है ना। तो यही तो होती है इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो यही तो करवाती है। डब्ल्यूबीसी तो है इम्यूनिटी, और क्या है। तो ये इसका काम है। तो इसका लिखो कार्य, ये क्या काम करवाती है, ये काम है इसका, रोग नहीं है, ये खुद रोगों से लड़ती है। काम है इसका। हार्मोन का काम क्या है, पूरी थ्योरी लिख लो। थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला, थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन लिम्फोसाइट, ठीक है, होती क्या है लिम्फोसाइट, तो वह कोष्टक में लिखता हूं, एक डब्ल्यूबीसी होती है, याद रखना। लिम्फोसाइट की संख्या को बढ़ाकर, लिम्फोसाइट की संख्या को बढ़ाकर उन्हें रोगों से लड़ने की, रोगों से लड़ने की प्रेरणा देता है। ये है काम इसका। थाइमस ग्रंथि से हार्मोन निकलेगा थाइमोसिन, थाइमोसिन जाएगा लिम्फोसाइट के पास, जाकर उनको एनर्जी देगा, ऊर्जा देगा कि सैनिकों तैयार हो जाओ, जाओ बैक्टीरिया आगे लड़ो। अब डब्ल्यूबीसी जाएगी, उनसे लड़ेगी और शरीर को मिलेगी रोग प्रतिरोधक संख्या को बढ़ाकर उन्हें रोगों से लड़ने की प्रेरणा देता है। तो पेपर में क्या पूछेंगे आपसे, यूं पूछेंगे, अब देखो रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, या आप बोल दो प्रतिरक्षा प्रणाली, एक ही बात है। क्या पूछेंगे, कौन सी ग्रंथि शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करवाती है। 4 ग्रंथियों के नाम आ जाएंगे कि थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और पिनियल काय ग्रंथि। अब उत्तर है थाइमस ग्रंथि। कौन सा हार्मोन शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करवाता है, थाइमोसिन हार्मोन। कौन सी रुधिर कणिका शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करवाती है, डब्ल्यूबीसी। कौन सी डब्ल्यूबीसी शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करवाती है, और कौन सा पोषक तत्व शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करवाता है, सारे रोगों से लड़ते हैं। विटामिन, इसका काम भी प्रतिरोधक क्षमता है।
WBC इसका भी काम है, लिम्फोसाइट इसका भी काम है, हार्मोन थाइमोसिन, ग्रंथि थाइमस, सबका काम रोगों से लड़ता है। पर डिपेंड ये करता है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। वो ग्रंथि पूछ रहा है तो आप ग्रंथि बताओ, थाइमस। वो पूछ रहा है कौन सा हार्मोन शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, तो आप बताओ थाइमोसिन। कौन सी रुधिर कणिका बोल रहा है, RBC, WBC, प्लेटे, प्लाज्मा, ऐसे नाम आ रहा है, तो उत्तर WBC है। कौन सी WBC आएगा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, है ना, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, अब उत्तर लिम्फोसाइट है। ठीक है, अभी रोगों से लड़ती है, इसलिए ग्रंथि के उपनाम या अन्य नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि को और किस नाम से जानते हैं? पहली बात तो यह ग्रंथि बुढ़ापे में खत्म हो जाती है, इसलिए इसको बोल दिया बुढ़ापे ग्रंथि, है ना। दूसरा, पशुओं में रोगों से पशुओं में लड़ने का काम किसका होता है? पशु देखेंगे सींगों से लड़ती है ऐसे, है ना, इसलिए इसको प्रतिरक्षा का सिंह भी कहते हैं। लड़ रही है इसलिए इसको प्रतिरक्षा का सिंह कहते हैं, दूसरा नाम यह है इसका। आपको कहीं पर लड़ने की शिक्षा मिलती है तो वो क्या होता है? प्रशिक्षण केंद्र नहीं होता। जहां पर कोई शिक्षा मिल रही है लड़ने की, वो तो आपका प्रशिक्षण केंद्र, क्योंकि वहां पे आप तैयारी कर रहे हो, सीख रहे हो, मुक्केबाजी कर रहे हो, या कोई भी आप काम कर रहे हो, कुश्ती सीख रहे हो, वो क्या होता है? प्रशिक्षण केंद्र होता है। तो WBC को रोगों से लड़ने की शिक्षा कहां से मिलती है? वहां से मिलती है, थाइमस ग्रंथि से। ये उसको सिखा रही है कि जा भाई रोगों से लड़, ये ऊर्जा दे रही है। इसलिए थाइमस ग्रंथि को WBC का प्रशिक्षण केंद्र भी कहा जाता है। पेपर में पूछ लेते WBC का प्रशिक्षण केंद्र, WBC की शिक्षा कहां से मिलती है? थाइमस ग्रंथि से मिलती है कि नहीं मिलती? थाइमस का ही बंदा है थाइमोसिन, तो शिक्षा तो वहीं से मिल रही है। ये इतने इसके नाम है। तो क्या पूछें, किस ग्रंथि को बुढ़ापे ग्रंथि कहते हैं? थाइमस। किस ग्रंथि को प्रतिरक्षा का सिंह कहते हैं? थाइमस। और किस ग्रंथि को WBC का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है? आप बुढ़ापे ग्रंथि क्यों कहा, देखो नोटिस भी कर लो, आप देखा भी होगा आपने। ये शिशु होता है ना, शिशु के अंदर लगभग थाइमस ग्रंथि, जब हम शिशु होते हैं 2-4 ग्राम की होती है। शिशु से हम बालक बने, फिर किशोर बने, है ना, फिर हम वयस्क बने। वयस्क अवस्था तक चलते चलते हमारे अंदर हो जाती है 28 से 30 ग्राम की। काम क्या है? इस निशेष अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक एक ही काम किया है, थाइमोसिन हार्मोन भेजा, जा भाई रोगों से लड़, जा भाई रोगों से लड़, जा भाई रोगों से लड़। एक सीमा ऐसी आती है कि वयस्क अवस्था तक जब हम बड़े होते हैं, इतने सालों में इसकी खुद की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो वयस्क अवस्था के बाद में थाइमस ग्रंथि नष्ट होने लग जाती है। बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि होती नहीं है। तो इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, वृद्धावस्था में हमारा शरीर रोगों से ज्यादा पीड़ित होता है। बुढ़ापे में रोग ज्यादा लगते हैं ना, तो सब में होंगे। अभी आप किसी बुजुर्ग को देखते हो तो आप बोलते हो कि खा गयो पट गयो, तो रोज दवाई मांगे अभी। आप अब वो नहीं सोच रहे कि नंबर लागण वाली है, हम भी जा ही रहे हो। दादी ना हो तुम्हें जवान होने लगा, अभी उम्र ठीक है, जब हम बुढ़ापे में जाएंगे ना, वो एक दिन सबके साथ होने। बुजुर्ग कहते हैं ना, कोई बात नहीं मानते हो ना कोई बात, तो बुजुर्ग कहते हैं कि जवानी 4 दिन भेड़ नहीं आवे, रुक जा, ठीक है, आ जाएगी बारी। तो बुढ़ापे के अंदर शरीर को रोग ज्यादा क्यों लगते हैं? तो बुढ़ापे में क्या शरीर के अंदर रक्त नहीं होता है? WBC नहीं होती क्या? वो भी होती है। लिम्फोसाइट वो भी होती है, वो तो होती है। थाइमोसिन हार्मोन नहीं होता। थाइमोसिन हार्मोन है नहीं तो WBC को रोगों से लड़ने के लिए बोलेगा कौन? कोई नहीं बोलेगा। जब बोलेगा नहीं तो WBC रोगों से लड़ेगी नहीं, जब लड़ेगी नहीं तो हमारे शरीर पर रोगों का आक्रमण होगा। इसलिए इसको कहते हैं बुढ़ापे ग्रंथि। तो पेपर में क्वेश्चन अगर पूछे, मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो वृद्धावस्था में नष्ट हो जाती है या केवल वयस्क अवस्था तक पाई जाती है, नोट लगा के लिख लो, थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में नष्ट हो जाती है। बाकी सारी ग्रंथियां हमारे शरीर में रहती है, ये नहीं होती एक, ये बुढ़ापे में खत्म हो जाती है। इसलिए बूढ़े लोगों को रोग ज्यादा लगते हैं। थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में नष्ट हो जाती है, वृद्धावस्था में नहीं पाई जाती है, सॉरी, वयस्क अवस्था के बाद नष्ट हो जाती है, बुढ़ापे में होती नहीं है। तो थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में नहीं पाई जाती है। तो पेपर में पूछेंगे मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में नहीं पाई जाती है? थाइमस। ये थी आपकी ग्रंथियां अंतःस्रावी। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो अंतःस्रावी में और भी है, पर वो यहां पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो इस टॉपिक में नहीं है। जनन तंत्र में मादा के अंदर आ जाएगी अंडाशय ग्रंथि, ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और नर के अंदर होता है टेस्टिस, तो बोलेंगे वृषण ग्रंथि, है ना। अंडाशय से हार्मोन निकलते हैं, आपको पता है,
एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, जो मादा के गर्भ के लिए और मादा के द्वितीय लिंग लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन हार्मोन की वजह से क्या होता है, मादा का गर्भ विकसित होता है ना, एक तो, और एक मादा में द्वितीय लिंग लक्षण आते हैं, आवाज का पतला होना, ठीक है ना, स्तनों का विकसित होना, ये सब एस्ट्रोजन। और एक और निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जबकि वृषण से निकलता है नर के अंदर एक ही हार्मोन मुख्य होता है, जो जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके कारण नर के अंदर द्वितीय लिंग लक्षण आते हैं ना, आवाज का भारी होना, ठीक है, चेहरे पर दाढ़ी मूछ का आना, है ना, शरीर पर घने बालों का होना, त्वचा का कठोर होना, कंधों का चौड़ा होना, ये नर के गौण लैंगिक लक्षण है, द्वितीय लिंग लक्षण। तो हार्मोन का नाम याद रखना है, बाकी हम जनन तंत्र में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी पहले आपको सीखना पड़ेगा ना, अंडाशय का डायग्राम सीखोगे भी, अंडाशय होता क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर कैसे काम कर, तब सीख पाएंगे। एक और लिख लेना, पैराथायराइड ग्रंथि, नहीं वो तो पढ़ ली, पैराथायराइड नहीं, सॉरी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इससे भी हार्मोन निकलता है, ये भी आपके मस्तिष्क का हिस्सा है। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो इसको तो यहीं पढ़ लेते हैं, 2-3 बातें इसके बारे में याद रखना, ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी हाइपोथैलेमस यहां पढ़ते नहीं, आपको तंत्रिका तंत्र टॉपिक आएगा ना, मानव मस्तिष्क, उसमें आती है हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क में होती है, अगर मस्तिष्क में होती है। ठीक है, इसको कहते हैं शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि, हेडमास्टर ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या यूं बोल सकते हो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, या इसे बोलते हैं शरीर का ताप नियंत्रक। आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है ना, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो इसी पे डिपेंड करता है। तापमान आपको बढ़ेगा तो आपको पसीना आता है ना, तो शरीर में अधिक जल है वो बाहर निकल जाता है अपशिष्ट के रूप में, है ना। तापमान कम होगा तो आपको ठंड लगती है। बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करके ये रखता है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट कमांडर है शरीर का, हेडमास्टर यही है। तो शरीर का ताप नियंत्रक, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, मानव शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। इसी को कहते हैं, हेडमास्टर नाम बोलो, सेना वाली लाइन में बोल लो, इसे कहते हैं सुपरिटेंडेंट कमांडर। पीयूष ग्रंथि तो है सर्वोच्च कमांडर, ये है सुपरिटेंडेंट कमांडर, शरीर का सुपरिटेंडेंट कमांडर। आपको भूख और प्यास आप जब जितनी कंट्रोल कर पाते हो वो इसी का काम है, भूख तथा प्यास का केंद्र बिंदु या प्यास का नियंत्रक, ये क्रियाएं हैं आपकी, पढ़ेंगे क्रियाएं, ऐच्छिक अनैच्छिक, मस्तिष्क पढ़ेंगे तब, इतना ध्यान रखना बस। तो क्या क्या पूछेंगे, ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं इसको, अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, तो पीछे लॉजी लगा दो, एंडोक्राइनोलॉजी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करना क्या होता है, एंडोक्राइनोलॉजी, ऐसे बनता नाम है ऐसा इंग्लिश में। यहां तक आपने क्या सीखा, यहां तक हमने ग्रंथियों का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब एंजाइम वाली रहेगी बहिस्रावी और एक रहेगी मिश्रित, वो है अग्नाशय। अब बहिस्रावी एंजाइम कहां काम आते हैं, पाचन तंत्र में काम आते हैं, अग्नाशय पाचन का एक हिस्सा ही है। तो आगे हम टॉपिक अगर पढ़े पाचन तंत्र, साथ में पाचन तंत्र हो जाएगा टॉपिक खत्म, पर पाचन तंत्र में साथ में बहिस्रावी ग्रंथि यानी एंजाइम भी खत्म हो जाएगा, पाचन में सारे एंजाइम पढ़ेंगे और अग्नाशय भी इसी का भाग है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक टॉपिक में आगे 2 पढ़ लेंगे। अब यहां से मोटा मोटा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पहले तो एक लाइन, पीयूष ए पापीथा, पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, पिनियल काय ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, था से थायराइड, था से थाइमस, वो तो लाइन में हो गई। और जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में वृषण ग्रंथि, मादा जनन तंत्र में अंडाशय ग्रंथि, एक रह गई और शरीर का सुपरिटेंडेंट कमांडर जिसका नाम है, अब 4 कोई भी ऑप्शन डाल देगा आपको कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपको बोल दिया तेलीय ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, उत्तर हो जाएगा वृषण ग्रंथि, क्योंकि तेलीय ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि वो क्या, वो एंजाइम वाली है। समझ गए? ये टॉपिक खत्म, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।